सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले 3 लेक्चर और मैं इस टॉपिक के ऊपर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो पहले आप उनको जाकर देख लें, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और जितने भी बच्चे नए हैं, पहले मैं उनको बता दूं कि कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का यानी क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र कहा जाता है, इसका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 वीडियोज़ और बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने इन्हीं टॉपिक को समझाया है। आवेश को समझाया है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इन सारी चीज़ों को समझा दिया है। इनको थोड़ा और आगे पढ़ने वाले हैं अपन। तो अगर इन टॉपिक को आप समझना चाहते हो तो ज़रूरी है कि आपने पहले उन टॉपिक को देख रखा हो, जिससे ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप उनको देख कर आए होंगे। एंड लेट्स स्टार्टेड। अभी तक अपन ने जो पढ़ा था, सबसे पहले उसको रिवीजन करते हैं। अपन ने थोड़ा बहुत जानकारी ली थी कूलाम के बारे में, मतलब कूलाम का जो नियम था वो अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था कि होता क्या है, और विद्युत क्षेत्र के बारे में और थोड़ा सा अपन ने देख लिया था। कूलाम का नियम होता क्या था, कूलाम बाबा अपन से कह के गए थे कि मेरे पास 2 आवेश हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2। अब इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा, यानी वो समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 की। और इनके बीच की जो दूरी है, इसे R से डिनोट कर रहे हैं। R यहाँ पर क्या है, दूरी है। इसके वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसीलिए दूरी को नीचे लिखा जा रहा है। जिस भी चीज़ की संख्या व्युत्क्रमानुपाती होती है उसे अपन नीचे लिखते हैं। अब समानुपाती का चिन्ह यहाँ पर हटता है तो एक कांस्टेंट निकल के आता है, जैसे k से दर्शाते हैं। और ये जो k है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर होता है 9 × 10⁹ के। जब अपने पास जो माध्यम है यानी कि जो मीडियम है वो या तो वायु हो या निर्वात हो। अब वायु या निर्वात क्या होते हैं। वायु यानी कि जैसे अभी मैं इस वातावरण में बैठा हूँ तो मेरे चारों तरफ वायु फैली हुई है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और तमाम गैसें हैं। अगर मैं अपनी पृथ्वी से, ये जो अपना हरा सा ग्रह है, अगर मैं इससे बाहर चला जाऊँ, नीला सा ग्रह है, इससे बाहर चला जाऊँ तो इस धरती से बाहर जाने पर हमें हवा देखने को नहीं मिलती, तो वहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि निर्वात है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी गैस अवेलेबल नहीं है, तो वो निर्वात है। इसके विपरीत अगर मैं इस ज़मीन में, पानी जो है, समुद्र है, उसके अंदर चला जाऊं तो वहाँ पर मेरे चारों तरफ पानी ही पानी होगा, तो वो एक अलग वातावरण हो जाता है, जहाँ मैं वातावरण में पानी के अंदर रह रहा हूँ, है ना। अगर मैं किसी दूसरे वातावरण में चला जाऊँ जिसमें मेरे चारों तरफ तेल है तो वो एक अलग माध्यम हो जाएगा, है ना। तो मेरे चारों तरफ का जो वातावरण है, अगर उसमें परिवर्तन आता है तो मैं कहता हूँ कि मेरे चारों तरफ का माध्यम चेंज हो रहा है। तो अभी मैं इस बल की बात कर रहा हूँ, तो इस बल को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कहाँ पर, वायु या निर्वात में। इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होगी, है ना। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से करके देखते हैं। मेरे पास एक आवेश है 4 कूलम और दूसरा आवेश है 2 कूलम का, है ना। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 3 मीटर, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस 3 मीटर है। मेरे पास 2 आवेश हैं, 4 कूलम और 2 कूलम आवेश, ये एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, तो इनके मध्य लगने वाला बल का सूत्र होगा F = K Q1 × Q2। Q1 है ये और Q1 Q2 इसको मान के चलते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 कूलम × 2 कूलम, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बटे में क्या है, दूरी 3 मीटर। अब इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, क्योंकि दूरी का क्या होता है, वर्ग। तो F = क्या निकल के आया, K, 4 दूनी हो गया 8, 3 का वर्ग हो गया 9, तो 8/9। तो ये मेरा यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो आवेश रखे हुए हैं ये पानी के अंदर नहीं रखे हुए, ये वायु में रखे हुए हैं। तो वायु में मैं ये जो K है इसकी वैल्यू को भी पुट कर सकता हूँ, जो कि होती है 9 × 10⁹ इंटू में 8/9 तो पहले से मौजूद है। अब मैं इस 9 से 9 को कैंसिल कर सकता हूँ, आ गया 8 × 10⁹। इनके बीच में लगने वाले बल का मान होगा 8 × 10⁹ न्यूटन। तो ये इनके मध्य लगने वाला बल है। अब ये कैसे निकाला, ये कूलम बाबा के सूत्र से निकाला। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूँ यहाँ पर जल की, तो माध्यम परिवर्तित हो जाएगा, फिर उसके लिए ये जो K है इसकी वैल्यू दूसरी निकल के आएगी, है ना। आवेश को आप ऐसे चुंबक मान के चलो, मेरे पास 2 चुंबक हैं, अगर मैं दोनों चुंबक को यहाँ पर एक दूसरे पर बल लगा रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा लगेगा, लेकिन वहीं पानी में लगाऊंगा तो काफ़ी कम बल लगेगा, क्योंकि पानी दूसरा माध्यम है, तो वहाँ पर दूसरी फोर्स क्रिएट हो जाती हैं जो इसका विरोध करती है। जैसे मैं अगर किसी व्यक्ति में चांटा भी लगाने की कोशिश करूँ, मान लो आप में चांटा लगाऊँ, बुरा मत मानना, अगर मैं आपके गाल में चांटा लगाऊँ तो अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ वायु
के अंदर तो थोड़ा तेज़ लगेगी, लेकिन वहीं मैं पानी के अंदर लगाऊं तो थोड़ा कम लगेगी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर इसे रोकने के लिए बीच में जल है, वायु का इतना प्रतिरोध नहीं होता, जल का ज़्यादा प्रतिरोध होता है, जल होगा तो फिर आपको यहाँ पर कम दर्द होगा, है ना, यहाँ पर ज़्यादा दर्द होगा। तो यही है, अगर माध्यम ज़्यादा है तो बल की वैल्यू भी प्रभावित होती है। तो के डिपेंड करता है किस पर? मीडियम पर। ये अपन ने कूलाम के नियम से देखा था। और कूलाम के नियम से एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अपने को पता चली कि F इज इन प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी कि बल जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो आवेशों के मध्य की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उनके मध्य लगने वाला बल उतना ही कम होगा। हाँ, दो आवेश है मेरे पास, अगर उनके मध्य की दूरी 4 मीटर है, अगर उनके मध्य की दूरी 4 मीटर है तो उनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा? कम होगा। और अगर उनके बीच की दूरी 2 मीटर है तो उनके मध्य लगने वाला बल कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ये हमें कूलाम के नियम से पता चलता है। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कूलाम का नियम उनसे ये कह के जाता है कि F इज इन प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इससे बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। कैसे? जैसे मेरे पास एक चुंबक है, एक ये रही, दूसरी ये रही। अगर ये दोनों पास पास रखे हुए हैं तो एक दूसरे पर तेज़ी से बल लगाएंगे, लेकिन ये एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं तो एक दूसरे पर कम बल लगाएंगे, क्योंकि दूरी ज़्यादा होगी तो एक दूसरे पर लगने वाला बल भी कम होगा। तो इससे तो मैं ये मान के चलता हूँ जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, अब इसका कोई ना कोई तो क्षेत्र होगा, कोई ना कोई तो रेंज होगी जिसके अंदर ये बल लगाए। जैसे मेरे पास एक आवेश क्यू यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा आवेश दिल्ली रखा हुआ है, तो ये यहाँ से दिल्ली तो बल लगाने वाला नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है ना। अगर एक आवेश दिल्ली में है, दूसरा आगरा में है, तो वो एक दूसरे पर बल नहीं लगाएंगे क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये जो आवेश है ये एक निश्चित एरिया के अंदर बल लगाएगा। तो ये जो आवेश है ये क्या है? एक निश्चित एरिया के अंदर बल लगाएगा। इस निश्चित एरिया को मैंने इस तरीके से दर्शा दिया कि ये इस एरिया के अंदर क्या है? अपना फोर्स क्रिएट कर रहा है, अपना बल लगा रहा है। अब ये जो एरिया है इसको मैं कुछ नाम दे दूं। इस नाम को दे दिया मैंने विद्युत क्षेत्र, नाम दे दिया विद्युत क्षेत्र, मैंने इस एरिया को नाम दे दिया। तो अब इस विद्युत क्षेत्र से बाहर कोई आवेश रखा हुआ है तो वो इसके ऊपर बल नहीं लगाएगा क्योंकि वो इसकी रेंज के बाहर है। लेकिन अगर मैंने वहीं प्लस क्यू आवेश को इसके अंदर रख दिया तो ये आवेश इस पर बल लगाने लगेगा क्योंकि ये इसी के क्षेत्र में है, इसी के एरिया में है। तो ये यहाँ पर समझने वाली बात है। लेकिन विद्युत क्षेत्र को अपन एक सर्कल से नहीं दर्शा सकते। क्यों? क्योंकि देखो एक आवेश प्लस क्यू यहाँ पर रखा हुआ है एंड सेकंड आवेश प्लस क्यू मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है। तो मुद्दे की बात ये है कि ये क्यू आवेश पर जो लगने वाला बल है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और इस पर लगने वाला जो बल है वो कम होगा, क्योंकि ये आवेश पास पास में रखे हुए हैं, इनके बीच की जो दूरी है कम है और इनके बीच की जो दूरी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम विद्युत क्षेत्र को इस तरीके से डिनोट करें कि हम उससे उसकी इंटेंसिटी भी प्रदर्शित कर सकें। अब इससे कैसे पता चलेगा कि उसकी तीव्रता क्या है? तो इसीलिए अपन आवेश के जो क्षेत्र है उसको ऐसा बनाना प्रेफर करते हैं। अब इसको इस तरीके से गोल बनाने की बजाय इसको ऐसा बनाया जाए तो थोड़ा बेहतर होता है ना। एक मैंने सर्कल इस तरीके से बना लिया है ना, सेकेंड सर्कल इस तरीके से, तीसरा ये। अभी देखते चलें, 2 मिनट के लिए वेट करें, मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं जिस विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा था उसको इस तरीके से एक गोला बना के दर्शा रहा था, लेकिन वहीं अब मैं इस विद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा हूँ तो इसके चारों तरफ इस तरीके से ये बल रेखाएं खींच के मैं इसको दर्शा रहा हूँ इस तरीके से। क्यों? अब देखो इससे फ़र्क पड़ता है। जैसे मेरे पास एक गोला है, ये इसका कलर मैं रख देता हूँ रेड। ओके, अब इसकी एक फ़ोटोकॉपी लाके मैंने यहाँ पर रख दी,
ये यहाँ पे, एक फ़ोटोकॉपी लाके यहाँ पर रख दी और एक फ़ोटोकॉपी लाके यहाँ पर रख दी, कुछ इस तरीके से, है ना। अब ये तीनों सर्कल बराबर हैं, लेकिन तीनों सर्कल अलग अलग डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। अब मैं पहले सर्कल को देखता हूँ, इसको नाम ए दे देता हूँ, इसको नाम 2 दे देता हूँ और इसको नाम 3 दे देता हूँ। तो मेरे पास ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ये तीसरा सर्कल है। पहले सर्कल के अंदर से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी है? 1 2, केवल 2 निकल रही हैं। ओके, 2। अब ये थोड़ा सा पास में है, ये दूसरा सर्कल पहले सर्कल के मुकाबले थोड़ा सा पास में है आवेश के, ये रहा अपना आवेश, तो इसके नज़दीक है, यानी इसके ऊपर जो लगने वाला बल है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3, इसके अंदर से 3 बल रेखाएं निकल रही हैं। अब जब पहले वाले आवेश के अंदर से 2 बल रेखाएं निकल रही थी, दूसरे वाले आवेश के अंदर से 3 बल रेखाएं निकल रही हैं, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सघन है, थोड़ा ज़्यादा है ना, जबकि यहाँ पर 2 ही बल रेखाएं निकल पा रही थी, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कम है। तो इससे हमें एक डिफरेंस पता चल जाता है कि जो पहले वाले आवेश है उससे बल रेखाएं कम निकल रही हैं, यानी इसके अंदर लगने वाला जो बल है वो कम है, इसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं ज़्यादा निकल रही हैं, यानी इस पर जो लगने वाला बल है वो ज़्यादा है। अब इस आवेश को तो मैंने और भी पास में रख दिया। अब इसके अंदर से कितनी रेखाएं निकल रही हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बल रेखाएं इसके अंदर से निकल रही हैं, क्योंकि ये आवेश के बिल्कुल नज़दीक रखा हुआ है। तो जो आवेश के सबसे ज़्यादा पास में है उसके ऊपर ज़्यादा बल रेखाएं निकल रही हैं। इसका अर्थ ये है कि उसका विद्युत क्षेत्र वहाँ पर ज़्यादा है, और वहाँ पर अगर इस एरिया में कोई होगा तो उसके ऊपर जो लगने वाला वो बल है वो सबसे ज़्यादा होगा। मान लीजिए इसके ऊपर लगने वाला बल F3 है, इसके ऊपर लगने वाला बल F2 है और इसके ऊपर लगने वाला बल F1 है, तो F3 सबसे ज़्यादा होगा और F2 सबसे ज़्यादा होगा, F1 सबसे कम होगा, क्योंकि F1 सबसे ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है ये वाला, तो इसके ऊपर लगने वाला जो बल है वो भी सबसे ज़्यादा कम होगा। ओके, और यहाँ पर देखो, अब इससे तो कोई पता भी नहीं चल रहा कि आवेश यहाँ पर रखा है तो ज़्यादा बल लगेगा या यहाँ पर रखा है तो ज़्यादा बल लगेगा, है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि वो किसी चीज़ को प्रदर्शित करे, एक क्षेत्र को प्रदर्शित करे। इससे तो सब यही पता लगता है कि यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, यहाँ पर भी बराबर, लेकिन ये जो बल रेखाएँ हैं, ये बल रेखाएं हैं, ये इनको अलग करने का काम करती हैं, सेपरेट करने का काम करती हैं। तो अब मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ इस तरीके से तो यही प्रतीत होता है कि ये वास्तविकता में देखी नहीं है, हमने मन से क्रिएट कर ली। तो क्या ये रेखाएं काल्पनिक हैं? क्या ये रेखाएं काल्पनिक है? इसका उत्तर है हाँ, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ये अपनी कल्पना से क्रिएट की होती है, वास्तविकता में इनका अस्तित्व नहीं होता है, ये इनका जो अस्तित्व कल्पना मात्र होता है। फिर अपन ने इनको यूज क्यों किया? जैसे मैंने कहा अभी, तो ये मैंने सिंपल सा आपको एग्जांपल दिया है। कई बार जब बहुत सारे कार्य करने होते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ती है, और जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो इनको ऐसे ही दर्शाना बेहतर होता है। हम इस तरीके से विद्युत क्षेत्र को दर्शाते हैं तो हमारे सवाल हल नहीं हो पाते, इसीलिए हम उसे इस तरीके से दर्शाते हैं। इससे क्या है, हमारे क्वेश्चन को हल करने में हमें आसानी होती है। जैसे हम आवेश को, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लंबाई है, इसको आपने देखा होगा ज़्यादा बार हम किसी चीज़ को बार बार तो लंबाई लिख सकते। तो गणित अगर आपने कभी किया हो, फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हो, तो आपको पता होगा कि लंबाई को अपन L से दर्शाते हैं ज़्यादातर केसेस में, है ना। दूरी को अपन या तो R से दर्शा देंगे या D से दर्शा देंगे। अब इसी से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इससे अपन रिलेट कर सकते हैं। जैसे लंबाई को कहते हैं लेंथ, इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, तो इसका फर्स्ट लेटर क्या निकल के आ रहा है? L, तो इसको L से दर्शा देते हैं। अब ये जो दूरी है, दूरी को अपन कहते हैं रेंज, इन दोनों के बीच की रेंज कितनी है, तो इसको अपन R से भी दर्शा देते हैं। या फिर दूरी को डिस्टेंस भी कहा जाता है, तो इसको D से भी दर्शा देते हैं, पहले लेटर से। तो इससे क्या है, चीज़ें अपने लिए आसान होती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये विद्युत क्षेत्र की हमें सही परिभाषा नहीं देता, क्योंकि एक घेरा बना दिया, अब उस घेरे के अंदर सभी चीज़ें बराबर हैं, तो कह नहीं सकते कहाँ पर ज़्यादा बल रह रहा है, कहाँ पर कम बल लग रहा है। बल्कि विद्युत क्षेत्र ऐसा नहीं होता। विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चीज़ पास में है तो उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा, दूर है तो उसके ऊपर जो फोर्स है वो कम लगेगा, और इसको दर्शाने का काम ये विद्युत क्षेत्र काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहली बात तो विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र जहाँ पर अपन विद्युत बल का अनुभव कर सके, अपन या फिर कोई भी चीज़ है जिस पर विद्युत बल लग सकता है वो विद्युत बल का अनुभव कर सके, विद्युत बल का अनुभव किया जा सके, वह एरिया अपना क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र।
जैसे ये एक एरिया है, अगर मैं आवेश को यहाँ पर रख दूँ तो इसके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र नहीं है। लेकिन यहाँ तक विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर कोई भी आवेश रखूँगा तो उसके ऊपर बल इस डायरेक्शन के अंदर लगेगा, है कि नहीं। तो विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाता है, एक तो वो ये बताता है कि अगर इस क्षेत्र में आपका आवेश रखा हुआ है तो उसके ऊपर डेफिनेटली कोई बल लगेगा, है ना। अगर उससे बाहर कोई रखा हुआ है, जैसे एक आवेश दिल्ली में है, दूसरा आगरा में, तो उनके ऊपर जो फोर्स क्रिएट हो रही है वो जीरो होगी, है ना। जैसे एक चुंबक दिल्ली में, दूसरी आगरा में, तो उनके ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन एक चुंबक की अगर एरिया में रख दें दूसरी चुंबक को तो उसके ऊपर बल लगेगा। अच्छा, ऐसे आवेश का एक क्षेत्र है, वैसे चुंबक का भी क्षेत्र होता होगा। हाँ, चुंबक का एक क्षेत्र है जहाँ पर अगर अपन चुंबक को रख देते हैं, जैसे एक चुंबक है, दूसरी चुंबक को यहाँ पर रख दिया तो उनके ऊपर बल लगेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आवेश का क्षेत्र होता है उसे अपन चुंबक वाले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे, चुंबक वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, डोंट वरी, है ना। तो वो पढ़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वो और आवेश और ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं अपने को। हाँ, गुरुत्वाकर्षण, चुंबक थोड़ा सा अलग है लेकिन ज़्यादा अलग नहीं है, फिर भी जो अलग है वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा, है ना। कुछ चीज़ें क्योंकि फोर्स लग रही हैं तो कुछ चीज़ें सेम होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र आपकी समझ में आ गया। दूसरी होती है इसकी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता क्या होती है, तीव्रता E होती है F/Q। इससे ये निकल के आता है F/Q, F=QE। अच्छा, ये सूत्र कहाँ से निकल के आया भाई, विद्युत क्षेत्र है क्या, वह क्षेत्र जहाँ पर अपन किसी बल का अनुभव कर सकें, तो वो बल कितना होगा उसी को तो निकालना है। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 10 आम कितने हैं, 20 रुपया के, तो एक आम कितने रुपया का है, 2 रुपया का। कैसे निकाला, इस 20 को डिवाइड कर दो 10 से, 20 को डिवाइड कर दो 10 से, इस तरीके से। वैसे ही मेरे पास मान लीजिए एक कूलम है, इस पर लगने वाला आवेश 8 न्यूटन है, या 8 न्यूटन है। तो मेरे पास, सॉरी मैं भी क्या लिख रहा हूँ यार, कभी कभी मेरे पास मान लीजिए 4 कूलम आवेश है, उसके ऊपर लगने वाला आवेश 8 न्यूटन है, तो एक कूलम आवेश पर लगने वाला आवेश कितना होगा, 8 को 4 से डिवाइड कर दो, 2 न्यूटन, सीधी सी बात है। ठीक वैसे ही मेरे पास मान लीजिए Q आवेश है, उस पर लगने वाला बल F है, तो एक अंक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, एक अंक आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, F/Q। जैसे 10 आम की कीमत 20 थी तो एक की कितनी होगी, 20 को 10 से डिवाइड करो, 4 कूलम पर 8 न्यूटन बल लग रहा था तो एक का कितना था, 4 से डिवाइड करो। वैसे ही Q आवेश पर अगर F फोर्स लग रहा है विद्युत क्षेत्र के अंदर, अगर Q आवेश आपने रख दिया उस विद्युत क्षेत्र के अंदर और उसके ऊपर अपने पास F बल लग रहा है, तो एक अंक आवेश पर बल कितना लगेगा, F/Q, है ना। इसको डिवाइड कर दो Q से, जैसे 8 को 4 से किया था, 20 को 10 से किया था, है ना। तो यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E=F/Q। ये क्या होता है, एक अंक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल होता है। अच्छा, अब मेरे को 4 कूलम पर निकलने वाला, जैसे मान लीजिए E दिया है अपने पास 10, है ना। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू अपने को 10 दी रखी है, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, है ना। रुको, न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है। बेसिकली जो बल है इसका मात्रक न्यूटन होता है और आवेश है उसका कूलम होता है, तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। ओके, तो अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू मान लीजिए अपने को 10 दे रखी है, मान के चलो अपने पास 10 दे रखी है ना। तो अपने पास 4 कूलम पर लगने वाला बल कितना होगा, तो 10 क्या है, एक अंक कूलम पर लगने वाला बल, तो 4 कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, 10 × 4 कर दो, 10 × 4 कर दो 40। भाई दोबारा समझने की कोशिश करो, Q पर F बल लग रहा है तो एक अंक आवेश पर कितना बल लगेगा, F/Q, और इस F/Q को ही अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब मेरे पास आवेश दे रखा है 4 कूलम आवेश दे रखा है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 10 है। तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन है ना, और 4 कूलम आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, तो 4 कूलम आवेश के ऊपर कितना बल लगेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, अभी मैंने बताया एकांक आवेश पर लगने वाला बल, तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल अगर 10 है तो 4 पर लगने वाला कितना होगा, 10 × 4 कर दो 40। भाई एक आम की कीमत 20 रुपया है तो 2 आम की कीमत कितनी होगी, 20 दूनी 40। तो एकांक आवेश पर 10 है तो 4 पर कितना होगा, 10 × 40, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही दर्शाती है कि एकांक आवेश पर कितना बल लग रहा है, और ये कैसे निकल के आया ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। ओके, तो विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया क्या होता है। विद्युत बल रेखाओं को भी थोड़ा देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं,
विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, ये भी लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो विद्युत बल रेखा है इनको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। हाँ जो भी है, मेरे को खुद पता नहीं है यार इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंने हिंदी में ही पढ़ा ज़्यादातर चीज़ों को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं इनको पक्के पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फील्ड लाइंस, ठीक है। इस तरीके से अब देखते हैं ये विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। देखो विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, जैसा कि अपन विद्युत क्षेत्र को इन्हीं रेखाओं से दर्शा रहे थे, तो यही रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं होती हैं, यही विद्युत बल रेखाएं होती हैं। अब इनके कुछ गुण होते हैं। पहला गुण तो ये प्लस से शुरू होंगी और माइनस के ऊपर ख़त्म होती हैं, प्लस से शुरू होती है माइनस के ऊपर ख़त्म होती हैं। अब ये क्यों और ये कैसे, देखो हाँ नया पेज ही लेना पड़ेगा। ओके तो पेज अपने ख़त्म हो गए, 2 मिनट रुको, मैं नई पेज तैयार करता हूँ। ओके तो विद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं, इनको देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं की ओर देखते हैं कि प्लस से निकल रही हैं ये इस तरीके से, और माइनस पर ख़त्म हो रही हैं इस तरीके से आगे। और अगर मैं 2 आवेश को पास में रख दूँ, ये प्लस रहा ये माइनस रहा, तो ये प्लस से निकली और माइनस पर ख़त्म, प्लस से निकली और माइनस पर ख़त्म, प्लस से निकली और माइनस पर ख़त्म। इस तरीके से बहुत सारी निकल रही होंगी और बहुत सारी आकर इसके ऊपर ख़त्म हो रही होंगी इस तरीके से। तो ऐसा क्या होता है कि ये प्लस से ही निकलती है और माइनस पर ख़त्म होती है। इसके पीछे का रीज़न ये है, विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाने का कार्य करता है, विद्युत क्षेत्र यही दर्शाने का काम करता है कि किस आवेश पर इस क्षेत्र के अंदर एक बल लगेगा, यही दर्शाने का काम करता है। तो वो सारी चीज़ें दर्शाएगा, जैसे कितना बल लगेगा, तो इसीलिए तो अपन ने विद्युत बल रेखाओं से इसको दर्शाया था, जिससे ये सेपरेट हो जाता है कि यहाँ पर रखा है तो कम बल लगेगा, क्योंकि कम विद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, रेखाएं कम हैं, बल्कि वहाँ पर ज़्यादा थी क्योंकि सघन विद्युत क्षेत्र था पास में रखे हुए आवेश के पास। तो यही तो दर्शाने का काम करता है। तो वही मैं विद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, है ना। वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अपने पास प्लस क्यू आवेश है, तो इससे भी मैंने मान लीजिए विद्युत क्षेत्र विद्युत बल रेखाओं को इस तरीके से दर्शा दिया, और माइनस क्यू आवेश है, इससे भी मैंने विद्युत बल रेखाओं को इस तरीके से दर्शा दिया। और यहाँ पर अपने पास कोई आवेश रखा हुआ है क्यू, जो कि पॉजिटिव आवेश है, यहाँ पर भी रखा हुआ है क्यू पॉजिटिव आवेश है। तो ये प्लस क्यू आवेश इसका प्लस क्यू आवेश को बल तो लगाएगा लेकिन अपने से दूर, और ये प्लस माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू पर बल तो लगाएगा अपनी ओर, क्योंकि माइनस प्लस को अपनी ओर खींचता है और प्लस प्लस को दूर भेजता है। तो ये माइनस क्यू आवेश इस प्लस क्यू आवेश को अपनी ओर खींच रहा है और ये दूर भेज रहा है। इट मीन्स दोनों की प्रकृति अलग है। तो विद्युत क्षेत्र को भी तो ये बताना पड़ेगा कि इनकी प्रकृति कैसी है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का काम एक इतना ही नहीं है कि बल कितना लग रहा है ये बता दिया, या बल किस एरिया में लग रहा है ये है, बल कितना लग रहा है मतलब किस दिशा में लग रहा है ये भी तो बताना उसका काम है ना। तो अपन क्या करते हैं, विद्युत जो प्लस क्यू आवेश है उससे इस क्षेत्र को निकलते हुए दर्शाते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर अपन अगर अपने परिचरण आवेश है ना, क्यू नॉट आवेश को, परिचरण आवेश धनात्मक आवेश होता है ना, इसको अपन 1 कूलम होती है इसकी वैल्यू बेसिकली, है ना, 1 कूलम मतलब 1 होती है इसकी वैल्यू, ये मान के चलो। ओके तो जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो अपन इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा प्लस प्लस आवेश को, और जो माइनस आवेश होता है प्लस क्यू आवेश को आकर्षित करने का काम करता है। तो इसीलिए अपन जो माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश है, इससे विद्युत बल रेखाओं को ऐसे जाते हुए दर्शाते हैं, यानी इसके ऊपर अगर आप कोई पॉजिटिव आवेश रखोगे तो वो इससे दूर जाएगा, और माइनस क्यू आवेश पर आते हुए दर्शाते हैं, यानी यहाँ पर अगर आप किसी पे प्लस आवेश को रखोगे तो ये क्या है, इसकी तरफ आकर्षित होगा। ये विद्युत बल रेखाएं दर्शाने का काम करती हैं, और इनकी जो दिशा है वो इस तरीके से होती है। ये दिशा क्या दर्शाने की कोशिश करती हैं, ये दिशा यही दर्शाने की कोशिश करती हैं कि उसकी दिशा किस तरफ है, क्या वो आवेश को प्रतिकर्षित कर रहा है या नहीं। अगर मेरे पास इस तरीके से विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, इसका मतलब ये एक प्लस आवेश के साथ विद्युत क्षेत्र है ना, प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र है, और यहाँ पर मेरे पास आवेश है और इसका विद्युत क्षेत्र इस तरीके से बना हुआ है। इट मीन्स ये कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, और मेरे पास इस तरीके से एक आवेश रखा हुआ है और उसका विद्युत क्षेत्र कुछ इस तरीके से है। तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास आवेश माइनस है, क्योंकि जो आवेश है उसके ऊपर जो बल रेखाएं हैं वो आके खत्म हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाने का कोशिश करता है, एक तो आवेश की प्रकृति, और ये भी बता देता है कि उस आवेश पर बल कितना लगेगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है।
इट मीन्स कि प्लस से शुरू होंगी और माइनस पर ख़त्म होंगी, वो तो ठीक है, लेकिन इनके अंदर तो दिशा भी आ रही है कि नहीं, वही तो दर्शा रही है विद्युत बलरेखा, दिशा दर्शा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सदिश राशि है। हाँ बिल्कुल, एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, नहीं पढ़ा, उसके ऊपर मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो उनको जाके पहले देख लें, है ना। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो अपडेटेड कर दी है मैंने, आपको देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल के ऊपर, और चैनल के ऊपर विजिट करेंगे तो और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन होना है, पुरानी लेक्चर है ना, और जो मैंने प्रीवियस ईयर पढ़ाया था इसी क्लास 12 को, उसके लेक्चर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सदिश का कॉन्सेप्ट भी हो गया। हाँ, प्लस से शुरू होती है, माइनस पर ख़त्म होती है, ये हो गया। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि ये सदिश राशि होती है। अब एक राशि है वो सदिश है, तो उसकी एक ही दिशा हो सकती है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप एक ही वस्तु पर बल लगा रहे हो इस दिशा में, और आप उसी वस्तु पर बल लगा रहे हो इस दिशा पे? नहीं है ना पॉसिबल, है ना, कि बल की दिशा एक ही हो सकती है, बल की दिशा एक ही हो सकती है। आप तो या तो आप इधर लगा लो, या आप इधर लगा लो, या आप ऊपर लगा लो, या आप नीचे लगा लो। आप बोलो हमारे पास तो एक वस्तु है, हम इधर से भी बल लगा रहे हैं, इधर से भी बल लगा रहे हैं, हाँ तो ये बल अलग है, ये बल अलग है, ये दोनों समान थोड़ी हो गए, फिर दोनों बल अलग अलग है, इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा अलग है। तो एक राशि की एक समय में एक ही दिशा पॉसिबल है। अगर आप अभी मान लीजिए उत्तर दिशा में दौड़ रहे हो, तो आप उत्तर में ही दौड़ रहे हो, फिर दक्षिण में नहीं दौड़ रहे। आप उत्तर दक्षिण के मध्य में दौड़ रहे हो, तो आप उत्तर दक्षिण के मध्य में दौड़ रहे हो, पूर्व में नहीं दौड़ रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप एक ही समय पर चार दिशाओं के अंदर दौड़ रहे हो? नहीं पॉसिबल है ना। अगर आप पूर्व और पश्चिम के मध्य में दौड़ रहे हो, तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में ही दौड़ोगे, है ना। जैसे मेरे पास ये इस तरीके से एक वस्तु है, तो अगर आप या तो एफ बल को इधर लगा लो, या इधर लगा लो, या इधर लगा लो, आप बोलोगे हम तो तीन बल लगाएंगे, ये इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, तो आप तीन बल अगर इसके ऊपर लगाओगे तो ये तीनों बल अलग अलग हो गए ना। तीनों बल समान थोड़ी है, फिर तीनों बल अलग अलग है, क्योंकि तीनों की दिशा अलग अलग है ना। क्योंकि मैंने सदिश के अंदर बताया था कि परिमाण से फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है ये भी 5 न्यूटन का हो, ये भी 5 न्यूटन का हो, ये भी 5 न्यूटन का हो, दिशा भी मायने रखती है। तो इनकी सबकी दिशा अलग अलग है, यानी तीनों बल अलग अलग है, तीनों बल अलग अलग है ना। अब इस वस्तु पर बल लगाओगे तो ये वस्तु या तो ऊपर की ओर आएगी, या तो इधर उठ जाएगी, या इधर जाएगी, या इधर जाएगी, या इधर जाएगी। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है कि ये एक वक्त में आगे भी जा रही है, एक वक्त में पीछे भी जा रही है। तो एक वस्तु एक वक्त में एक ही दिशा में चल सकती है। ये फिजिक्स के लॉ कहते हैं, ये प्रकृति के लॉ कहते हैं। अब मैं एक वक्त में दो जगह कैसे हो सकता हूँ, मतलब एक वक्त में मैं एक ही तरफ हो सकता हूँ ना। अगर मेरा मुंह आपकी तरफ है तो इस समय वो आपकी तरफ है, वो पीछे थोड़ी हो सकता है। वो तभी पॉसिबल है जब मेरे पास पीछे दूसरा मुंह लगा हो, है ना। तो किसी भी चीज़ की दिशा एक ही हो सकती है। और विद्युत बल रेखा क्या दर्शाने की कोशिश करती हैं, जैसे इससे ये रेखा निकल रही है, ये दिशा दर्शाने की कोशिश करती है इस तरीके से। अगर मेरे पास एक रेखा है, ये इस तरीके से गई, और दूसरी रेखा इस तरीके से गई, तो ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रही है, ये बता रहा है कि दिशा इधर है, और ये बता रही है कि दिशा इधर है। तो एक वक्त में दो दिशाएं कैसे संभव है? एक वक्त में एक ही दिशा संभव है ना। देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से रेखा ऐसे भी निकल रही है, यानी ये दिशा ऐसे भी बता रही है, और ये रेखा ऐसे भी निकल रही है, यानी दिशा ये भी बता रही है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैं देखूं तो दिशा इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है। ये कैसे पॉसिबल है मेरे भाई? एक विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही तरफ हो सकती है, या तो आप इधर ले लो या आप उधर ले लो, है ना। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, इसके ऊपर यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो या तो इस पर बल इधर लगेगा, और ये विद्युत क्षेत्र क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि बल इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये तो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर दूसरा आवेश हो, उसके कारण दूसरा विद्युत क्षेत्र हो, क्योंकि एक की दिशा एक ही तरफ हो सकती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको याद रखनी है कि विद्युत बल रेखाएं दिशा को दर्शाने की कोशिश करती हैं, और अगर ये एक दूसरे को काटने लगी तो दिशा परिवर्तित, मतलब दिशा दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है ना। एक दूसरे को काटती नहीं है ना। प्लस से शुरू होती है, माइनस के पास खत्म होती है। प्लस क्यू ये कभी बंद पास नहीं बनाती, एक और रूल है, ये कभी बंद लूप नहीं बनाती, बंद लूप नहीं बनाती, क्योंकि देखो ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है। प्लस से शुरू हुई, माइनस के ऊपर खत्म होगी। बंद लूप इस तरीके से पूरी तरीके से कवर्ड होता है, लेकिन ये प्लस से शुरू हो रही है, माइनस पर ख़त्म हो जा रही है। तो इन दोनों रेखाओं को जोड़ने वाला कोई कॉलम यहाँ पर है नहीं। हाँ, अगर मैं चुंबक की बात करूँ तो चुंबक एक है, तो इससे ऐसे बल रेखाएं निकल के जाती हैं और इस तरीके से अंदर से आती हैं और इस तरीके से बंद लूप बना लेती हैं। लेकिन आवेश के केस में ऐसा नहीं होता। आवेश में प्लस क्यू आवेश से शुरू होंगी और माइनस के ऊपर खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बल रेखा शुरू हुई और यहाँ पर खत्म हो गई। अब ये बल रेखा दूसरी बल रेखा है, ये एक ही बल रेखा नहीं है। जबकि बंद पास में तो एक ही रेखा होती है इस तरीके से। बंद यानी कोई भी चीज़ बिल्कुल बंद है, तो ये बिल्कुल बंद नहीं होती।
है ना। देखने में तो बंद लगती हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश से शुरू हुई है ना और माइनस के ऊपर ख़त्म हो गई, तो ये देखने में तो बंद लगती हैं, एक्चुअली में बंद नहीं होती। ये रेखा प्लस से शुरू हुई है और माइनस के ऊपर ख़त्म होगी बस। अब ये रेखा दूसरी है जो प्लस से जा रही है माइनस के ऊपर, तो ये कभी बंद लूप नहीं बनाती, है ना। और प्लस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश को मैं पास रखूँ तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं इस तरीके से, है ना। माइनस पर तो प्लस क्यू माइनस क्यू तो वो रखूँ तो प्लस से माइनस पर खत्म हो जाएंगी, लेकिन प्लस क्यू और प्लस क्यू में क्या होगा, प्रतिकर्षित होंगी। तो ये एक रेखा एक दूसरे से दूर भागेंगी, ये एक रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों नहीं काटेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि ये उनके रूल को ब्रेक करता है, प्रकृति का नियम है ये। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना एक सिंपल सा विद्युत बल रेखा है और विद्युत क्षेत्र हो गया, जो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसका सूत्र भी डिनोट करना है अपने को, ओके। तो एफ ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। अभी मैंने आपको बताया दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या है, क्यू है ना। तो अब मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ, आपको अच्छे तरीके से बताता हूँ। मेरे पास एक आवेश है Q और दूसरे पास आवेश है Q1, सॉरी एक काम करता हूँ, मैं एक को स्मॉल क्यू से दर्शाता हूँ, एक को कैपिटल क्यू से दर्शाता हूँ। अब अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ये प्लस क्यू आवेश रखा है तो इसका एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा होगा, और ये विद्युत क्षेत्र के अंदर ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है तो इसके ऊपर कोई ना कोई बल लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। तो अपने को निकालना है इस प्लस क्यू आवेश के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना है, इस प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला फोर्स कितना है, यही ज्ञात करना है ना अपने को, ओके। तो E इक्वल टू क्या होता है, F, यानी इसके ऊपर लगने वाला बल बटे आवेश का मान क्या है, Q है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि अपने को इस Q आवेश के ऊपर लगने वाला बल ज्ञात करना है इस कैपिटल Q आवेश के कारण, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, बल मान लीजिए इसके ऊपर F बल लग रहा है, बल मान लीजिए इसके ऊपर F बल लग रहा है, बटे में जो आवेश है Q, आवेश क्या है, Q है, इसी के ऊपर बल निकालना है। E इक्वल टू F। कूलाम के नियम से F का सूत्र क्या होता है, K, देखो कूलाम का नियम मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K Q1 कितना है, Q है, Q2 कितना है, कैपिटल Q है, अपॉन आर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी कितनी है, हाँ मान लीजिए आर स्क्वायर है ना, दूरी r है मान लीजिए, तो r का स्क्वायर बटे में क्या है, ये तो f की वैल्यू होगी, बटे में क्या है, q। देख लो E इक्वल टू एफ, एफ की जगह पर मैंने कूलाम का नियम के f की वैल्यू रख दी, बटे में क्या है, q। इस q से यू q कैंसल, बचा क्या, E इक्वल टू के q अपॉन आर स्क्वायर। तो E इक्वल टू निकल के आ गया के q अपॉन आर स्क्वायर। q आवेश वो है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकल के आ गया। अब रही बात इसका ऐसा ही मात्रक, तो जैसे मैंने आपको बता दिया न्यूटन प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक, और एक और होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब ये वोल्ट प्रति मीटर कैसे होता है, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट बटा मीटर, ये कैसे होता है, क्योंकि विभव का जो सूत्र होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। अब ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता के क्यू अपॉन आर इंटू आर, ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर का आर में मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर ही मिलेगा। तो जो के क्यू अपॉन आर है ये क्या हो गया, ये विभव का सूत्र हो गया, और विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, और ये जो आर है ये दूरी है, इसका क्या होता है, मीटर होता है। अगर आपको ऐसा ही मात्रक निकालना नहीं आता तो मेरे से बोल देना, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वरना क्लास 11th में चैप्टर है तो क्लास 11th का ये चैप्टर आप पढ़ लें तो बेहतर होगा, होंगे, ओके। वरना आप याद रख सकते हो कि इसका वोल्ट प्रति मीटर होता है, याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहते हो तो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, या फिर आप इसे न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हो, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेश का कूलाम होता है। इसे मैं शुरुआत के लेक्चर से बताते आ रहा हूँ, तो अगर आपने लेक्चर देखे रिवीजन नहीं किया तो भी याद हो जाएंगे, बट रिवीजन करना जरूरी है, मैंने कमेंट सेक्शन में भी लिखा था रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये ई का फॉर्मूला निकल के आगे दोबारा कहूँगा, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, 100 नोट्स, ओके, फ्री है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र का सूत्र निकल के आ गया, ओके। अब थोड़ा सा अपन विद्युत क्षेत्र, आई थिंक सभी चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ रही तो नहीं है, नहीं। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं विद्युत द्विध्रुव को, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी विद्युत द्विध्रुव। और कमाल है आज कोई टेक्निकल इश्यू भी नहीं आया, वरना बीच बीच में वीडियो रुकी जाती थी किसी न किसी कारण से। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये क्या होता है, थोड़ी बहुत केमिस्ट्री अगर आपने 11th क्लास में पढ़ी है तो मैं मान के चलो पढ़ी है, तो बहुत सारे तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हर चीज़ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। प्रोटॉन यहाँ पर बीच में होता है,
और इलेक्ट्रॉन उनके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं इस तरीके से। तो किसी प्रोटॉन के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न परमाणु के अंदर भिन्न भिन्न होती है। इन्हीं को अपन तत्व कहते हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, मान लीजिए प्रोटॉन की संख्या 1 होती है मुझे ठीक से पता नहीं, केमिस्ट्री में कमजोर हूँ, लेकिन हाँ उसका परमाणु क्रमांक 1 ही होता है हाइड्रोजन का, इतना मेरे को पता है क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है ना, इसीलिए। तो क्या है, तत्व क्या होते हैं, तत्व ज़्यादा कुछ नहीं होते, तत्व यही होते हैं, परमाणु ही होते हैं बेसिकली। किसी के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरा तत्व हो जाएगा, किसी के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग है तो वो दूसरा तत्व हो जाएगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं, हम सभी इन्हीं से मिलकर बने हैं, छोटे छोटे अणु हैं। जैसे ईंट से घर बनता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हर चीज़ बनती है, ईंट भी उन्हीं से मिलकर बनती है। ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसमें तो आपको कोई नई बात लगनी नहीं चाहिए। तो तत्व यानी एलिमेंट क्या होते हैं ये आप सभी को पता होगा। जैसे लोहा ये एक तत्व होता है, प्लास्टिक ये एक तत्व होता है ना। अब इसके विभिन्न भिन्न रूप दे सकते हैं, प्लास्टिक की बाल्टी भी बना सकते हैं, प्लास्टिक का कुछ बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में प्लास्टिक एक तत्व होता है, तत्व नहीं एक कंपाउंड होता है, पॉलीमर होता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ज़्यादा झंझट मत लो। अब तो इतना मान के चलो, जैसे लोहा है ये एक तत्व है, आयरन है ये एक तत्व है ना, कांच है ये एक तत्व है, ये सब तत्वों से मिलके बने हैं। अगर तत्व नहीं है तो तत्वों से मिलके बने हैं। जैसे मेरा ये शरीर है, इसके अंदर भी कार्बन भी एक तत्व ही है ना। पेरियोडिक टेबल देखिए, आवर्त सारणी केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो उसमें वो सभी तत्व दे देगा कि सारी चीज़ें इन्हीं तत्वों से मिलकर बनी हैं। वैज्ञानिक और नए तत्व खोजने में लगे हैं, बहुत सारे तत्व मिल गए और इनके बीच में केमिस्ट्री चली थी काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री दिमाग खराब कर देने वाला सब्जेक्ट होता है वैसे, फिर भी छोड़ो, तत्व है। तो तत्व ऐसे ही एक तत्व होता है हाइड्रोजन, ऐसे ही एक तत्व होता है क्लोरीन। तो इनकी क्या होती है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ये क्या करते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे पानी है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के H2 बनाता है, और फिर ऑक्सीजन होती है इस तरीके से, और H2 और ऑक्सीजन ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो H2O बनता है। इसी को अपन पानी कहते हैं। पानी का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, H2O होता है। H2O में H2 आता है और ऑक्सीजन आता है, हाइड्रोजन आता है और ऑक्सीजन आता है। तो H2O क्या होता है, पानी का सूत्र होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, ये इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। अब इनमें होता क्या है, ये जो क्लोरीन है इसकी क्षमता ज़्यादा होती है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन रखने की। इन्हें विद्युत रडित तत्व कहा जाता है, जैसे आप केमिस्ट्री के अंदर देखते हो, है ना। फिलहाल मान के चलो इसकी क्षमता क्या होती है, अपने पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की। तो ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन, इनके पास शेयरिंग कैसे होती है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, एक पास एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं। इनके पास और भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एक एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाते हैं, है ना। H और Cl ये एक एक इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो अब इनके पास बात तो क्या रहती है कि हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन रहेगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। लेकिन क्लोरीन थोड़ा विद्युत रडित होता है, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको थोड़ा सा अपनी ओर खिसका लेता है। इससे जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा इसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं इस तरीके से। इसके कारण इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव क्रिएट हो जाता है और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव आ गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मैंने बता दिया था आपको पहले भी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है, प्लस क्रिएट हो जाता है, और एक तरफ माइनस आवेश क्रिएट हो जाता है, और इसी को कहा जाता है डाइपोल, है ना। इसे क्या कहा जाता है, डाइपोल। जैसे पानी का सूत्र होता है H2O, इसमें ऑक्सीजन ऐसे होती है और हाइड्रोजन ऐसे होते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरीके से हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई होती है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत रडित तत्व होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत रडित तत्व होते हैं, हाइड्रोजन इतने नहीं होते, हाइड्रोजन विद्युत रडित तत्व नहीं है। तो जो ऑक्सीजन है क्या करती है, इनसे क्या है, थोड़े थोड़े से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेती है, जिससे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से एक डाइपोल क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव का इस तरीके से। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसी को विद्युत डाइपोल कहा जाता है। इसमें प्लस क्यू और आवेश, माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं। ये दूरी बहुत कम होती है। इसको अपन जनरली 2L से दर्शाते हैं, किसी किसी बुक में से 2A से दर्शाते हैं। अच्छा, लंबाई को तो अपन L से दर्शाते हैं, फिर इसको 2L से क्यों दर्शा रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, लंबाई को अपन L से क्यों दर्शाते हैं, ताकि इससे अपने क्वेश्चन आसान हो सके। अब बहुत सारी जगहों पर हमें ज़रूरत पड़ती है लंबाई की, तो इसे अपन 2L मान लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन अपने आसान हो जाते हैं, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाते हैं, है ना। जैसे अपनी लंबाई 10 मीटर है, अपने पास लंबाई 10 मीटर दे रखी है ना, और इसको अपन 2L के फॉर्म में मान रहे हैं। तो 2L बराबर 10 मीटर है, तो L इक्वल टू कितना हो गया, फिर 5 मीटर, है ना। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है, 2 से 5 10 में भाग दे दो तो लंबाई इक्वल टू है 5 मीटर। तो कई बार हमारे लिए क्या है, ये आसान हो जाता है। या आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसको 2L ही क्यों मान रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करूँगा,
जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल को आगे पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसको 2L लेने के फ़ायदे क्या हैं और L लेने के नुकसान क्या है। तो 2L लेने के कई सारे फ़ायदे हैं, इसीलिए इसको 2L माना जाता है। फिलहाल डाइपोल आपकी समझ में आ गया ना, एक आवेश प्लस क्यू, दूसरा आवेश माइनस क्यू, बहुत छोटे छोटे आवेश होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे होते हैं, बहुत एकांक दूरी पर रखे होते हैं, बहुत न्यूनतम दूरी पर रखे होते हैं, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। अगर अपन ने क्या क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा समाप्त करते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र है ना, विद्युत क्षेत्र सबसे पहले कूलम का नियम का रिवीजन, उसके बाद विद्युत क्षेत्र को देखा किस तरीके से आया, क्यों आया, काल्पनिक रेखाएं है ना, फिर इनके गुण देखे, E=F/Q, फिर उसका सूत्र डिनोट किया, उनके SI मात्रक वगैरह देखी और ये सारी चीज़ें की। इतनी खिचड़ी पकाने के बाद आई होप कि आपके टॉपिक जो है समझ में आ गए होंगे, है ना। फिर भी थोड़े बहुत नहीं आ रहे हैं तो आई होप कि अपने पुराने लेक्चर देखे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से समझाने की, मैं कुछ ज़्यादा ही बेसिक से समझा रहा हूँ इनफैक्ट, वो इसीलिए क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ग्रामीण इलाकों के अंदर बच्चों को देखा है जो देखो ऐसा होता है, अगर आप किसी नए व्यक्ति के पास जाओगे जो थोड़ा अच्छे तरीके से शिक्षित है और उससे कोई प्रश्न पूछते हो या फिर उससे कोई ऐसी चीज़ बताते हो जो थोड़ी थोड़ी सी अविश्वसनीय सी लगे, तो वो उनको जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो जानता है कि चीज़ें काफ़ी जटिल भी हो सकती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता है, जो अभी तक अंधविश्वास में जीता आया है, अगर आप उसको साइंस पढ़ाओगे तो उसके लिए इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि फिर उसके जो अंधविश्वास है वो डगमगाने लगते हैं। जब उसे किसी भी चीज़ के पीछे तर्क नहीं दिखता कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके पीछे क्या है, हाइपोथेसिस दिए जाते हैं, कल्पनाएँ दी जाती हैं। और फिर जब पता चलता है कि ये जो अपन कल्पना जैसे हमारे बाप दादा हमें सिखाते आ रहे थे वो झूठी हैं और इसके पीछे वास्तविकता में कोई रीजन है, जब ये पता चलने लगता है तो वो भावनाएं टूटने लगती हैं, जो काफ़ी बुरा लगता है ना। हर व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करके आ रहे हैं, जो बच्चे नए हैं, जो पुरानी चीज़ों को मान रहे हैं, उसके लिए कि हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, आवेश क्या होता है, किस तरीके से होता है, इन चीज़ों को, ये नई नई चीज़ें हैं तो इनको एक्सेप्ट करना थोड़ा सा उनके लिए कठिन होता है। इसीलिए मैं चीज़ों को बार बार बेसिक से लेके चलता हूँ। और जितने भी बच्चे हैं इन लोगों को लगता है कि ये सब फेक है, ऐसे थोड़ी होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वास्तविकता यही है। पढ़ो, लिखो और शिक्षित बनो। ओके, तो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।